आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हस्सान इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। सदारती इंतखाबात के बाद भी जमहूरियत की बका और दस्तूर के तहफ्फुज़ की लड़ाई जारी रहेगी। मुल्क को केसीआर जैसे कायद की जरूरत। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का खिताब। मोदी जमहूरियत और विफाकी निजाम का गला घोंट रहे हैं। बढ़ती हुई आमिरियत मुल्क के लिए खतरनाक। एक और जद्दोजहद के लिए हैं तैयार हम। अपोजिशन के ताईदी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की हिमायत में टीआरएस के इजलास से वजीर आला केसीआर का खिताब। अपोजिशन के मुत्तहिदा सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पहुंचे हैदराबाद। बेगमपेट एयरपोर्ट पर वजीर आला केसीआर, वुज़रा और कायदीन ने किया शानदार इस्तकबाल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने किया इस्तकबाल। हमें ऐसे लीडर तैयार करने की जरूरत है जो बेलौस खिदमत गुजार हों। कैलिफोर्निया में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना का खिताब। उदयपुर कन्हैयालाल कत्ल केस के जुमला 4 मुल्जिमीन गिरफ्तार। गिरफ्तारशुदा मुल्जिमीन को एनआईए की अदालत में किया गया पेश। उदयपुर कत्ल केस में बीजेपी के 2 लीडरों के रवाबित का इंकशाफ। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने की वजाहत तलब। और यूक्रेन पर रूसी अफवाज के हमलों का सिलसिला जारी। रूस के मिसाइल हमलों में 21 अफराद हलाक, दीगर जख्मी। और अब खबरें तफसील से। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि सदारती इंतखाबात गैर मामूली हालात में मुनक्किद हो रहे हैं। ताहम इंतखाबात के बाद भी लड़ाई जारी रहेगी। टीआरएस पार्टी की तरफ से अपनी उम्मीदवारी की हिमायत में मुनक्किदा एक इजलास से खिताब करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि इलेक्शन 2 अफराद के दरमियान लड़ाई नहीं बल्कि नजरियात की लड़ाई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम कभी भी इत्तेफाक राय पर यकीन नहीं रखते बल्कि सिर्फ तसादुम पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजदगी दाखिल करने के बाद फोन पर मोदी से राब्ता करने की मैंने कोशिश की। ताहम सिन्हा ने कहा कि उन्हें मुतल्ला किया गया था कि वजीर आजम दस्तयाब नहीं है और अब तक कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की काबीना में वजीर फाइनेंस थे तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को हरीफों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। यशवंत सिन्हा ने वजीर आला केसीआर की सताइश करते हुए कहा कि उन्होंने अलहदा रियासत के अपने ख्वाब को न सिर्फ पूरा किया बल्कि इस रियासत को तरक्की याफ्ता रियासतों की फहरिस्त में इंतहाई कलील अरसे में ला खड़ा किया। मुल्क को आज केसीआर जैसे कायद की जरूरत है जो अवाम की तकालीफ को तरजीह देते हुए सहूलत बख्श काम करते हैं। उन्होंने कहा कि दस्तूर और जमहूरियत के तहफ्फुज़ की इस लड़ाई का हैदराबाद की सरजमीन से आगाज किया जाता है। यशवंत सिन्हा ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि सहाफी जुबैर के खिलाफ कार्रवाई तो होती है, उन पर मुल्क में दहशत फैलाने का इल्जाम है। उन्होंने नुपुर शर्मा का नाम लिए बगैर कहा कि जिसने इस मुल्क में जहर घोला है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वजीर आजम ने इतनी हिम्मत नहीं कि मुल्क में जारी हालात और सूरत हाल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान तलब नहीं कर सके। मुख्यमंत्री महोदय, संसद में तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता नमा नागेश्वर राव जी, हमारे सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी जी, यहाँ उपस्थित सारे सांसद और विधायकगण और मित्रों, आज यहाँ आकर मैं अभिभूत हूं। आई एम ओवरवेल्म्ड।
क्योंकि आज यहां पर जो सर्वोत्तम है हमारे देश की लोकशाही में, उसका दर्शन आज यहां पर हम लोगों को हुआ और हमने महसूस किया कि ये जो राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होने जा रहा है, वो आज यहां पर पीपुल्स मूवमेंट बन गया। ये राष्ट्रपति का चुनाव मेरे लिए उस लड़ाई की श्रृंखला में एक कड़ी है जो कई वर्षों से मैं इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं बहुत आभारी हूं सम्मानित मुख्यमंत्री जी का कि हमारे नामांकन के दिन 27 जून को इन्होंने अपने मंत्री के.टी. रामाराव जी को भेजा था दिल्ली और उनके आने से हम लोगों को बहुत बल उस दिन प्राप्त हुआ था। राष्ट्रपति का ये चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है और इसीलिए शायद इस बार का चुनाव कुछ विशेष है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यह देश किस हालत से गुजर रहा है। आज मैं जब यहां आ रहा था तो आज के अखबार में एक बहुत ही विशिष्ट हमारे देश के विद्वान हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं अमर्त्य सेन जी, उनका एक वक्तव्य छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि द नेशन इज कोलैप्सिंग। ये मुल्क जो है वो बर्बाद हो रहा है, कोलैप्स कर रहा है। और हम देखते हैं कि हर दृष्टिकोण से वो कोलैप्स हमारे सामने है। एक मिनट के लिए हम राष्ट्रपति के चुनाव को किनारे रख दें तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक नागरिक की हैसियत से हम इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि हमारा देश बर्बाद हो जाए? प्रधानमंत्री जी से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, विदेश की भावना नहीं है। हालांकि इस बात का मुख्यमंत्री जी, इस बात का मुझे जरूर सख्त अफसोस है कि नामांकन दाखिल करने के बाद मैंने उनको फोन मिलाया, मुझे बताया गया उस समय वो फोन पर उपलब्ध नहीं थे। मैंने संदेश छोड़ा कि उनसे मेरी ओर से निवेदन कीजिएगा कि जब वो लौट कर आए तो मुझसे बात कर लें। आज तक मैं इंतजार कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी का लौटकर फोन नहीं आया। संस्कार है नहीं, बट ये देश के प्रधानमंत्री को क्या शोभा देता है? आप राष्ट्रपति भवन में जाएंगे तो आपका प्रथम कर्तव्य क्या होगा? और मैं उनसे जोर देकर कहता हूं कि मेरा प्रथम कर्तव्य होगा
इस देश के संविधान की रक्षा करना, उसके मूल्यों की रक्षा करना, इस देश की लोकशाही की रक्षा करना, प्रजातंत्र को बचाकर रखना। यह चुनौती है। कल ही ना प्रधानमंत्री जी का भाषण है यहां पर, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैं आपसे आज कह के जाना चाहता हूं, जितने प्रश्न आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूछे हैं उसमें एक का भी जवाब वो नहीं देंगे। वो इसलिए नहीं जवाब देंगे कि उनके पास जवाब है ही नहीं। He has no reply. And that's why he will not answer a single question which has been posed to him today by the Honorable Chief Minister. देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि यहां पर संवाद ही खत्म हो गया। There is no dialogue. There is no conversation taking place. और जब डायलॉग नहीं होगा तो कंसेंसस कहां से बनेगी? मुझे याद है, मैं उस लोकसभा का सदस्य था, केसीआर साहब भी उसके सदस्य थे, और मेरे मन में इनके प्रति जो इज्जत है वो उस दिन से है जब अकेले लोकसभा में तेलंगाना अलग राज्य बनाने के लिए इनकी आवाज उठती थी। और सचमुच में उस समय बहुत कम लोगों को ये भरोसा था कि जैसा मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि एक दुबला पतला आदमी खड़ा हो जाए तो उसका सपना साकार हो जाएगा, लेकिन इन्होंने अपना सपना, उस सपने को साकार किया और तेलंगाना राज्य अलग पृथक राज्य बना। और बात वहीं तक नहीं रुकी, आज देश के अग्रणी राज्यों में तेलंगाना की गिनती होती है। तो सत्ता जो है, स्टेट पावर आप चाहते हैं इसके लिए कि उससे आप लोगों की भलाई कर सकें। स्टेट पावर आप इसलिए नहीं चाहते हैं कि आपके पास जितनी ताकत है, आपके पास जितनी एजेंसियां हैं, उसका आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस्तेमाल करके दुरुपयोग करें उनका, जैसा आज हम देख रहे हैं। आज ही अखबार में हम लोगों ने पढ़ा, 2004 का कोई एफिडेविट था शरद पवार साहब का, उनको नोटिस मिल गई इनकम टैक्स की। इतना दुरुपयोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं 5 वर्षों तक अटल जी की सरकार में इस देश का वित्त मंत्री था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी उस समय वित्त मंत्रालय में हुआ करती थी। मेरे दिमाग में दूर दूर तक ये बात नहीं आई कि हमारे जो विरोधी हैं राजनीति में, उनके खिलाफ इसका दुरुपयोग किया जाए। और जब मैंने पूछा किसी से कि भाई कैसे कोई सरकार का मंत्री एजेंसी के प्रमुख को बुला के कहेगा कि उस आदमी के पीछे लग जाओ, उसको पकड़ो, उसको अपमानित करो, कैसे कहता है? मुझे तो ये कहते हुए बहुत शर्म महसूस होती कि मैं बुलाकर उनको कहता, प्रमाण हो या ना हो, उस व्यक्ति को परेशान करना है, वो मेरे मुआफिक नहीं है, इसलिए तुम उसके पीछे पड़ जाओ। लेकिन आज ये प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। इतना दुरुपयोग सरकारी एजेंसियों का इसके पहले कभी नहीं हुआ है, और वो भी राजनीति के लिए।
तो इसलिए क्या हम चुपचाप देश को बर्बाद होते देखेंगे? क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं बनता हुआ है, चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में, एक नागरिक के रूप में, कि हम इसका विरोध करें? और मुझे पूरा विश्वास आज हो गया यहां आने पर हैदराबाद, और आप सबका उत्साह देखने के बाद, कि इस देश में लोकशाही को कोई हरा नहीं सकता है। जब तक तेलंगाना है, जब तक टीआरएस है, तब तक हमारे देश में प्रजातंत्र सुरक्षित है। आया था आपसे समर्थन मांगने के लिए। मुझे पहले ही विश्वास दिलाया था जब मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई थी, और जब केटीआर आ गए थे हमारे नामांकन में, तो पूरा विश्वास हो गया कि हमें यहां का समर्थन मिलेगा। लेकिन यहां आने के पहले, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं क्योंकि कई जगह घूम के आ रहा हूं, मुझे अपने मन में यह विश्वास नहीं था, विश्वास था कि वोट मिल जाएगा, लेकिन यह विश्वास नहीं था कि इतना स्वागत होगा, यह विश्वास नहीं था कि आज यहां से एक नए युद्ध की शुरुआत होगी, और वो राष्ट्रपति चुनाव में खत्म नहीं होगी, उसके आगे भी चलेगी, और हम सब मिलकर उस लड़ाई को लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब मित्रों का धन्यवाद, और आप सबको मेरी शुभकामनाएं। जय तेलंगाना। मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तनकीद की। टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट और एमएलए से इस बात को यकीनी बनाने की अपील करते हुए कि एक मुस्तहिक उम्मीदवार की जीत हो। केसीआर ने कहा, दोनों उम्मीदवारों का वजन करें और सोच समझ कर वोट दें। उन्होंने कहा कि यशवंत सिन्हा का इंतखाब एक मियारी तब्दीली लाएगा। चीफ मिनिस्टर ने अरकान पार्लियामान असेंबली के एक इजलास से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यशवंत सिन्हा की हिमायत में मुनक्किदा इस इजलास में केसीआर ने अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार की हिमायत की। उन्होंने मरकज पर मुल्क में जमहूरियत को खत्ल करने और इख्तिलाफ राय रखने वालों को हरासा करने के लिए आईनी इदारों का इस्तेमाल करने का भी इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत हिंदुस्तान के वफाकी निजाम का गला घोंट रही है। आप उस हुकूमत को गिरा रहे हैं जो आपकी नहीं सुनती और आपकी न सुनने वाली आवाज पर जुल्म कर रहे हैं। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की आमिरियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो मुल्क के लिए खतरा है। केसीआर ने कहा कि सियासी तब्दीलियां रोनुमा होंगी, क्योंकि कोई भी मुस्तकिल नहीं होता। लोग जानते हैं कि आज मुल्क में क्या हो रहा है। किसान परेशान हैं, बेरोजगार नौजवान परेशान हैं, महंगाई बढ़ रही है। आज हमारे वजीर आजम हैदराबाद आए हैं और वो मेरे खिलाफ बोलेंगे। ये ठीक है, ये जमहूरियत है, कोई जो चाहे कह सकता है। ताहम केसीआर ने कहा कि मैं चाहूंगा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद में हमारे सवालों के उसी तरह जवाब दें जिस तरह उन्होंने अपोजिशन के खिलाफ इल्जाम लगाए। एक मरकजी वजीर ने कहा कि महाराष्ट्र की तरह वो तेलंगाना हुकूमत को गिराएंगे। हम तैयार हैं। केसीआर ने कहा कि हम तैयार हैं, अगर हमारी हुकूमत गिरती है तो हम मरकज में बीजेपी हुकूमत को गिराने में आजाद होंगे। 60 सालों से तेलंगाना समाज एक अलहदा रियासत के लिए जद्दोजहद कर रहा है और हम एक और जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। आपको दोषी ठहरा रहे, अगर आप दोषी नहीं है, आप सही है, तो कल उत्तर दीजिए। कल के आम सभा जो बड़े हिंदुस्तान के आपका सारा फौज उतार के आप आयोजित कर रहे हो, खुशी की बात है, कीजिए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन उस सभा के दौरान जो आपका भाषण होगा, जो सवाल आज हम खड़े कर रहे हैं देश के जनता के तरफ से, इनका उत्तर हम आपसे चाह रहे हैं, क्लैरिफिकेशन हम चाह रहे हैं। अगर आप निर्दोष हो तो बताइए, देश के सामने रखिए। मेक इन इंडिया
नए उद्योग तो नहीं आए, जो ऑलरेडी है हमारे पास वो भाग रहे। फिएट कंपनी चला गया, फोर्ड कंपनी चला गया, जनरल मोटर्स चला गया, डॉटसन चला गया, यूनाइटेड मोटर्स चला गया, हार्ली डेविडसन चला गया। क्या ये सच नहीं है? यह है मेक इन इंडिया का नतीजा। ये तरीका है देश चलाने का। इन चीजों से देश का विकास होगा? विकास नहीं, सत्यानाश होगा। अगर ये माहौल ऐसे ही बने रहे, पूंजीपति अपने निवेश को विथड्रॉ करे, हमारे देश से इंडस्ट्री भाग रहा है, निवेश का ड्रेन हो रहा है, हम स्पेक्टेटर बने रहेंगे, देश का सर्वनाश होगा। बड़ा ही दुख होता है। हो क्या रहा है और प्रचार क्या किया जा रहा है, ये कितनी गलत बात है। हमारे इतने विशाल देश है, विशाल जनता है, 140 करोड़ पे पहुंच रहा है हमारे पॉपुलेशन। इनके साथ जो आप खिलवाड़ा कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, ये देश के हित में अच्छा नहीं है, बिल्कुल गलत है। आपने एक भी बात निभाया क्या? आपने कह दिया काला धन वापस लाएंगे, आया क्या मोदी जी? अगर आया तो कहां आया? अरे आखिर हम जानना चाहते हैं कितना काला धन वापस आया भाई। सर झुक जाता है शर्म से। सरकारी आंकड़े बताते हैं कालाधन डबल हो गया, दुगना हो गया। कालाधन कंट्रोल नहीं हुआ लेकिन डबल हुआ। स्विस बैंक से पैसे नहीं आए, मोदी जी के कालखंड में दुगना हो गए, डबल हो गए। ये रिपोर्ट्स है, ये हमारे आरोप नहीं है, हकीकत है। ये सारे देश और दुनिया जानता है कि यही विकास है, यही आपका महान कार्यकारिता है। एक भी वादा, कम से कम एक, भाइयों बहनों 2022 तक कोई आदमी, कोई कुटुंब ऐसा नहीं रहेगा कि जिसके पास मक्का नहीं हो। दिया? हम तो 2022 में आ गए, मोदी जी अभी नहीं पहुंचे 2022 में। बड़ी अजीब बात है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मोदी जी का एक पॉपुलर नारा, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप तो इतना खा गए, इतना खिला रहे आपके साहूकारों को, घोटाले लाखों करोड़ों में जा रहा है। हां, पूरा है, रखेंगे हम भी देश के जनता के सामने सही वक्त में, बिल्कुल है। किस किस देश से, किस किस आपका व्यापारियों का आपने सेल्समैन बन के काम किया, उसके पीछे कितने बड़े बड़े घोटाले हैं, देश जान चुका है मोदी जी। आप डरा धमका के कितनों के आवाज दबाओगे, कितनों को रोकोगे? भ्रष्टाचार बढ़ गया देश में, घोटाले बढ़ गए, बैंक के लुटेरे बढ़ गए, एनपीएस का लेवल इस कद में बढ़ा। मोदी जी आपसे पहले नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स का जो गिनती है वो सिर्फ 4-5 लाख करोड़ में थे। आज एनपीएस का क्या दर है? 20 लाख करोड़। ये है विकास मोदी जी। इस तोहफा दिया आपने देश को, क्या ये भी गलत है? अपोजिशन के मुत्तहिदा सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कबल अज़ीं हैदराबाद में वाक़ बेगमपेट
एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर वजीर आला केसीआर, रियासती वज़रा और कारगुजार सदर टीआरएस के तारक रामाराव समेत टीआरएस से वाबस्ता रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लिमान और दीगर टीआरएस कायदीन ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के इस्तकबाल के लिए बड़े पैमाने पर बेगमपेट एयरपोर्ट तक रैली मुनज़्ज़म की गई। इस मौके पर बरसर इख्तियार जमात के लीडरों और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा कि हर असम्बली हल्के से 4000 अफराद रैली में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि रियासत की बरसर इख्तियार जमात टीआरएस सिन्हा की हिमायत कर रही है। टीआरएस के रुकन असम्बली नागेंद्र ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात में एक मजबूत शख्स को मुल्क का सदर बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के अवाम की तरफ से वो मुतालबा करते हैं कि बीजेपी अपने एजेंडे पर व्हाइट पेपर जारी करे, जिसके जरिए अवाम को इस बात से वाकिफ करवाया जाए कि उसने तेलंगाना के लिए क्या किया है। उन्होंने हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी और बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय से मुतालबा किया कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के मुताबिक रियासत तेलंगाना के लिए दरकार फंड्स को जारी करने में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की ज़ेर निगरानी और मलकपेट टीआरएस हल्के के इंचार्ज मोहम्मद आजम अली की क़ियादत में अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पुरतपाक इस्तकबाल के लिए आजमपुरा ता बेगमपेट एयरपोर्ट एक अजीम रैली मुनज़्ज़म की गई, जिसमें मलकपेट के तमाम बल्दी डिवीजन से वाबस्ता टीआरएस कायदीन, साबिक़ कारपोरेटर्स और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात की। उनके हमरा हल्के असम्बली मलकपेट के टीआरएस इंचार्ज मोहम्मद आजम अली भी मौजूद थे। आज मलकपेट गांव से एक बहुत बड़ी रैली निकलकर एयरपोर्ट तक जा रही है, बेगमपेट एयरपोर्ट तक। वहाँ पर हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैंडिडेट है यशवंत सिन्हा साहब आ रहे हैं। उनका वेलकम करने के लिए यहाँ से लोग निकल रहे हैं और सारे तेलंगाना हैदराबाद से हर कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग आ रहे हैं और उन्हें यहाँ से इस्तकबाल करते हुए जलविहार ले जा रहे हैं। जलविहार पर वहाँ पर तमाम हमारे जो उनके वोटर्स हैं उनको खिताब करेंगे और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने और उनके हमारी पार्टी के तमाम लीडरों ने उनको वेलकम किया जा रहा है। और सीएम साहब के हुक्म पर आज तमाम लोग यहाँ से निकलकर हैदराबाद के तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी से आकर एयरपोर्ट आ रहे हैं और उनका वेलकम करने के लिए हम उनका खुशामदीद करते हैं। 2 జూలై మన ప్రియమైన చీఫ్ మినిస్టర్ కె చంద్రశేఖరరావు గారు మరియు మా డైనమిక్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అన్న గారు, మన ప్రెసిడెంట్ అభ్యర్థి, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అభ్యర్థి యశ్వంత్ సిన్హా గారిని ఈరోజు జలవిహార్లో సపోర్ట్ కోసం సభకు మన మలక్పేట్ తరఫున మనమందరూ 6 డివిజన్స్ నుంచి మరియు మన అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్, డైరెక్టర్స్ మరియు ఎక్స్ కార్పొరేటర్స్ మనమందరూ ఇక్కడ నుంచి బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్తున్నారు. అక్కడికి వెళ్ళి మన ప్రెసిడెంట్ క్యాండిడేట్కు రిసీవ్ చేసుకొని ఆడ నుంచి మరి జలవిహార్ ఒక పెద్ద ర్యాలీ, హ్యూజ్ ర్యాలీ, 10,000 మెంబర్స్ ర్యాలీతోనే యశ్వంత్ సిన్హా గారిని కేసీఆర్ గారి చేసిన ప్రోగ్రామ్కి తీసుకువెళ్తున్నారు. మరి అక్కడ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ చేసినా మళ్ళీ ఇంటికి తిరిగి వస్తారు. జై తెలంగాణ. हैदराबाद में बीजेपी के 2 रोजा कौमी आमिला के इजलास के पेश नजर रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस की जानिब से बाय बाय मोदी रैली निकाली गई। पुराने शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार से रैली मुनज़्ज़म की गई, जिसमें बरसर इख्तियार जमात के हल्के बहादुरपुरा से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों ने शिरकत की। इन कारकुनों के हाथों में फ्लैक्सी था जिस पर लिखा गया था कि बाय बाय मोदी। साथ ही ये कारकुन भी बाय बाय मोदी का नारा लगा रहे थे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर के बाज़ मुकामात पर भी बाय बाय मोदी के फ्लैक्सी बोर्ड्स नजर आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शहर हैदराबाद में मुनक़िदा बीजेपी की कौमी आमिला के इजलास में शिरकत के लिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तामिल साई सौंदरराजन ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का रिवायती इस्तकबाल किया। बाद-ए-ज़ाम वज़ीर-ए-आज़म मोदी मादापुर में वाक़ नोवोटेल होटल पहुंचे, जहां से वो HICC के इजलास में शिरकत के लिए रवाना हुए।
बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने शहर हैदराबाद के HICC में पार्टी की 2 रोजा कौमी आबिला के इजलास का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा और 18 रियासतों के वज़रा आला के साथ साथ जुमला 352 मंदबीन इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इजलास में मुल्क की सियासी और समाजी सूरत हाल के साथ साथ पार्टी के तंजीमी ढांचे पर भी तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि फिलहाल जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया में जदीद इख्तरात हो रही हैं। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में हिंदुस्तान ने बहुत सी तब्दीलियां देखी हैं। बुनियादी ढांचे की तरक्की में तेजी से इजाफा हुआ है। हिंदुस्तान इख्तरा में दुनिया का मुकाबला कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सोच में तब्दीली ना आए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। चीफ जस्टिस ने अमेरिका के दौरे के हिस्से के तौर पर कैलिफोर्निया में इंडो अमेरिकन एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किदा खैर मकदमी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तब्दीली उसी वक्त मुमकिन है जब वक्तन फवक्तन नए आइडियाज आए। तब्दीली के निज़ाम को एक साथ आना चाहिए। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि अमन जरूरी है, चाहे आप कितने ही अमीर क्यों ना हो। अगर माशरे में अमन नहीं है तो आप आराम से नहीं रह सकते। अमेरिका में मुकीम गैर मुल्कियों को माशरे की तरक्की के लिए लीडर बनकर उभरना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तमाम तेलुगु अवाम को तेलुगु देशम पार्टी के बानी और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला NT रामाराव से पहचान मिली। तेलुगु बोलने वाले जहां भी हैं, जबान उन्हें मुत्तहिद करती है। तेलुगु अवाम को आलमगीर भाईचारे की अलामत बनने की जरूरत है और हमें ऐसे लीडर तैयार करने की जरूरत है जो बेलौस खिदमत गुजार हों। रुकन असम्बली मलकाजगिरी मैनपली हनुमंत राव की ज़ेर क़यादत जिले मेडचल के अलवाल सर्कल में वाक़े मुत्यालम्मा मंदिर से बड़ी तादाद में कारकुनों के साथ एक बाइक रैली का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हैदराबाद पहुंचने वाले यशवंत सिन्हा के शानदार इस्तकबाल किया गया। रैली में अलवाल हल्के के कॉर्पोरेटर्स, डिवीजन सुदूर, TRS पार्टी के सीनियर कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वी सतीश कुमार रुकन असम्बली हुस्नाबाद ने कहा कि रियासत तेलंगाना में ख़वातीन के हकूक़ मफादात का तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आला के CR की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, जिसके सबब वो ख़वातीन को हर मैदान में फ़ौक़ियत देकर हौसला अफजाई कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना में ख़वातीन को बराबर के हकूक़ हासिल है। वो आज हल्के में शामिल मौज़े मलकनूर में तामीर किए गए महिला भवन का इफ्तिताह अंजाम देकर तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में ख़वातीन को हर शोबे हयात में तरक्की हासिल है और रियासती हुकूमत भी ख़वातीन को खुद मुक्तफ़ी बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।